हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप का फोर्थ पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वही डाइजेशन वाला चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इन टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, तो इनको अब आप बहुत अच्छे से यहाँ पे आज आपको समझाने का मैं ट्राई करूँगा। देखो, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। देखो समझो, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, एक कैनाल है। ठीक है, जैसे इसोफेगस की बात कर लेता हूँ मैं, तो एक हॉलो ट्यूब है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? अंदर से हॉलो। जैसे आप इसको देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये एक पेन ही है। अब इसको समझो जैसे इसोफेगस का ट्यूब है। ठीक है, अब ये क्या है? ये अंदर से हॉलो है। हॉलो, इसी जगह पर फूड का मूवमेंट होगा। अब चाहे आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो, लार्ज इंटेस्टाइन, सब अंदर से हॉलो रहेगा। तो ये जो हॉलो स्पेस होता है ना किसी भी ट्यूब के बीच में, पूरे बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, केवल एलिमेंट्री कैनाल की बात नहीं कर रहा। किसी भी ट्यूब, ये कैनाल के अंदर जो हॉलो स्पेस होता है उसको कहा जाता है ल्यूमन, LUMEN। ठीक है, मैं आऊँगा इस पर, सारे डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा। इस हॉलो स्पेस को कहा जाता है ल्यूमन। और ल्यूमन के अलावा ये जो वॉल है इसकी, दिस इज वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। किसी भी कैनाल या ट्यूब का ये वॉल कहलाता है। अब इस वॉल के अंदर ना मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती है टिश्यूज़ की। उन लेयर्स की हम लोग स्टडी करेंगे। लेयर्स कैसे? समझो कि हम लोग एक सबसे ऊपर लेयर होगी, फिर इस लेयर को हटाऊंगा तो दूसरा लेयर दिखेगा, उस लेयर को हटाऊंगा तो तीसरा लेयर दिखेगा। यहाँ पर एक कॉमन बायोलॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर केवल एलिमेंट्री कैनाल की बात नहीं कर रहा। देखो समझो इस बात को, हमारी पूरे बॉडी सिस्टम में जहाँ पे भी आपको सरफेस मिलेगा, उस सरफेस के ऊपर हमेशा आपको मिलेगी एपिथेलियम। ये कंसेप्ट आपको पता होगा। बॉडी के हर एक सरफेस पे आपको मिलेगा एक एपिथेलियम। और एपिथेलियम आपको पता है एक ऐसा टिश्यू है जिसकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती। यानी जहाँ जहाँ एपिथेलियम प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसी कनेक्टिव टिश्यू की कैपिलरीज, नर्व्स और लिम्फेटिक्स से एपिथेलियम अपना काम निकालता है। क्योंकि एपिथेलियम का खुद का नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई नहीं होता, तो ये रिलाई करता है कनेक्टिव टिश्यू पे। तो हर सरफेस पर होगा एपिथेलियम और हर एपिथेलियम के पास होगा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इस ट्यूब में आपको कितने सरफेस दिख रहे हैं पहले ये बताता हूँ आपको। देखो, एक तो ये वाला सरफेस है, इसका बाहर वाला सरफेस। ठीक है, तो अब जब ये सरफेस है तो इसका मतलब इस पे एपिथेलियम प्रेजेंट होगी ही होगी। तो एक बात तो क्लियर है कि सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? एपिथेलियम। ठीक है, और कौन सा सरफेस है यहाँ पे? तो आप देखो, जो ये अंदर ल्यूमन है, उस ल्यूमन का भी तो इंटरनल सरफेस होगा ना। जैसे समझो ये ल्यूमन है, अंदर ये खाली स्पेस ल्यूमन हो गया, और ये जो अंदर का सरफेस है ना, ये जो सरफेस अंदर का, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगी? एपिथेलियम। हमेशा हर सरफेस पे बॉडी में एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। यानी एक बात तो क्लियर है कि एलिमेंट्री कैनाल के सबसे बाहर वाली लेयर, जो उसके बाहर के सरफेस पे प्रेजेंट है, वो भी एपिथेलियम है। और अंदर वाली लेयर जो उस ल्यूमन की लाइनिंग बना रही है, वो भी क्या है? एपिथेलियम। तो ये दो चीज़ें तो अपन ने यहाँ पर सीख ली। ये आपको हर जगह पर ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा। अब जब मैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूँ तो मैं ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक ये एक जनरल सिस्टम यहाँ पर फॉलो होगा। यहाँ देखो, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि किसी भी ट्यूब को जब मैं उसके लेयर्स बारी बारी से हटाऊंगा तो कुछ इस तरह से दिखता है एलिमेंट्री कैनाल। ये देखो, सबसे बीच में ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर अंदर की तरफ, ये खाली स्पेस, इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमन। बाहर वाला सरफेस भी क्या होगा? एपिथेलियम। तो आप ये वाला सरफेस देखो ऊपर, ये क्या होगा? एपिथेलियम। ठीक है, अंदर ये जो सरफेस, ये जो आपको दिख रहा है अंदर, जो ल्यूमन को लाइन कर रहा है, सबसे अंदर वाला सरफेस, वो भी क्या होगा? एपिथेलियम। तो इस एपिथेलियम का नाम है म्यूकोजा। इस एपिथेलियम का नाम क्या है? म्यूकोजा। चाहे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लेना या फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लेना, सब में म्यूकोजा प्रेजेंट होती है। इंटरनल सरफेस, हॉलो इंटरनल सरफेस के अंदर की जो एपिथेलियम है उसका नाम है म्यूकोजा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अपनी टंग से अपने गाल को अंदर की तरफ एक बार फील करके देखो, तो आपको कैसा एक
एक वो वेट टाइप फील होगा, ठीक है। ये जो स्लाइमी वेट फील हो रहा है आपको, इसको आप कहते हो म्यूकस। क्या कहते हो? इस फ्लूइड को कहा जाता है म्यूकस। ये थोड़ा चिपचिपा टाइप रहता है। आप एक बार टंग अपना अंदर टच करके देखो तो म्यूकस। अब इस एपिथेलियम का नाम म्यूकोजा इसलिए रखा क्योंकि ये म्यूकस रिलीज करता है। ये म्यूकोजा वाली एपिथेलियम म्यूकस रिलीज करता है, इसलिए इसको म्यूकोजा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स कहते हैं। म्यूकोजा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये हर जगह पर म्यूकस रिलीज करेगा। और एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस रिलीज करने से क्या होगा कि लुब्रिकेशन होता है, जिसकी वजह से फूड का आगे की तरफ जो मूवमेंट होगा वो आसानी से हो पाए। फूड मूव करेगा पूरी एलिमेंट्री कैनाल से, तो अगर ये ड्राई होगी तो उसका मूवमेंट मुश्किल होगा। इस म्यूकस के लुब्रिकेशन की वजह से बहुत इजीली वो आगे की तरफ मूव करता है। तो सबसे अंदर वाली एपिथेलियम जो ल्यूमन को लाइन करती है उसको हम कहते हैं म्यूकोजा। अब जैसा मैंने बोला कि हर एपिथेलियम के लिए कनेक्टिव टिश्यू भी होना चाहिए, तो इस म्यूकोजा के बाहर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसको नाम दिया गया है सब म्यूकोजा। अब आप यहाँ पे समझें, बायोलॉजी के अंदर जब भी आप ये वर्ड सुनेंगे सब, इस सब का मीनिंग होता है बिलो या उसके नीचे की तरफ। तो म्यूकोजा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा सब म्यूकोजा। म्यूकोजा अगर एपिथेलियम है तो सब म्यूकोजा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था हर एपिथेलियम को एक कनेक्टिव टिश्यू चाहिए होता है। और इस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, इसमें प्रेजेंट होंगी लिम्फेटिक वेसल्स और इसमें प्रेजेंट होंगे नर्व्स, ताकि उस म्यूकोजा को सप्लाई किया जा सके। तो म्यूकोजा के नीचे हमेशा प्रेजेंट होगी सब म्यूकोजा। तो दो लेयर तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम सब म्यूकोजा से भी बाहर की तरफ आते हैं। देखो ये अंदर वाली म्यूकोजा हो गई, ये वाली जो दिखा रखी है ये हो गया सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा के भी बाहर एक और लेयर है जो है सर्कुलर मसल्स की, और उस सर्कुलर मसल्स के बाहर भी एक लेयर है जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल का कंसेप्ट क्या है समझो, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है इस तरह से। तो सर्कुलर मसल्स मतलब ऐसे, इनका डायरेक्शन ऐसे रहता है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होगी ऐसे। तो अंदर वाली जो लेयर है वो सर्कुलर है, बाहर वाली जो लेयर है वो है लॉन्गिट्यूडनल। अब बिकॉज ये दोनों ही मसल्स हैं इसलिए इन दोनों को मिलाकर इस लेयर का नाम रखा गया है मस्कुलरिस, यानी ये तीसरा लेयर हो गया। सबसे पहला लेयर हो गया म्यूकोजा, म्यूकोजा के बाहर की तरफ सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के बाहर की तरफ मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस में अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और सबसे बाहर प्रेजेंट होता है सेरोसा। और सेरोसा भी अगेन क्या हो गया? एपिथेलियम। और एपिथेलियम है तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होगा। इस एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों को मिलाकर कहा जाता है सीरोसा। सीरोसा नाम एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू दोनों को मिला के दिया गया है, जबकि म्यूकोजा केवल एपिथेलियम है और इसका कनेक्टिव टिश्यू है सब म्यूकोजा। तो ये आपके सामने जो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, वो है। बाहर से अंदर चलोगे तो सबसे पहले आएगी सीरोसा। मैं वापस एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे बाहर आपको दिखेगा सीरोसा। सीरोसा को मैंने हटाया तो मुझे दिखेगा मस्कुलरिस, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, अंदर की तरफ सर्कुलर, फिर मुझे दिखेगा सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के भी नीचे प्रेजेंट होगा म्यूकोजा, और म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होगा ल्यूमन। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। यहाँ पर मैं अभी और डिटेल में लूँगा कि सीरोसा क्या होता है, म्यूकोजा में क्या क्या प्रेजेंट है, मसल्स का क्या काम है यहाँ पे, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में लेंगे। फिलहाल आप इस पिक्चर को और देख लो। यहाँ पे मैंने स्टमक को कट आउट करके आपको शो किया है। ये स्टमक की ये वाली वॉल है, देखो इस वॉल की मैं 4 लेयर्स दिखा रहा हूँ आपको जूम करके। तो सबसे बीच में ये प्रेजेंट है ल्यूमन, ल्यूमन के बाहर म्यूकोजा, इसकी एपिथेलियम, फिर इस म्यूकोजा का कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोजा, फिर उसके बाहर मसल्स की लेयर, अंदर की तरफ सर्कुलर, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, और सबसे बाहर प्रेजेंट होगा सीरोसा। तो ये लेयर्स प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब यहाँ पे आ गया हूँ मैं NCERT के पिक्चर पे। NCERT ने यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन शो किया एलिमेंट्री कैनाल का। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे समझो ये ईसोफेगस है, तो मैं इस ईसोफेगस को ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे कट करूँगा, और ऐसे कट करने के बाद इसको आप ऐसे देखोगे, मतलब आप इसको ऐसे देख रहे हो। जब आप इसको ऐसे देख रहे हो तो आपको सबसे बीच में क्या दिखेगा? ल्यूमन। तो यहाँ पे देख लो आप, ये हो गया ल्यूमन सबसे बीच में। ल्यूमन को लाइन करने वाली एपिथेलियम कौन सी है? ये दिस इज
दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड एज म्यूकोजा। ये हो गई म्यूकोजा। अब म्यूकोजा का कनेक्टिव टिश्यू सब म्यूकोजा, तो ये रही सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के बाहर सर्कुलर मसल्स, ठीक है, और उसके भी बाहर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये इनर सर्कुलर मसल्स का लेयर है और ये उसके बाहर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का लेयर है। और इन सब के ऊपर जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो एपिथेलियम है, इसका नाम है सेरोसा। तो ये एनसीईआरटी का पिक्चर है एलिमेंट्री कैनाल की वॉल का, ठीक है। अब इसी को एक बेस डायग्राम मानते हुए मैं सारी लेयर्स को बारी बारी से स्टडी करूँगा। सबसे बाहर वाली लेयर क्या है? सेरोसा। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सरफेसिस पे हमेशा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। तो ये सेरोसा एलिमेंट्री कैनाल की बाहर की सरफेस पे प्रेजेंट एपिथेलियम और उसके साथ का कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो आप। देखो, पहली बात तो सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और सेरोसा बेसिकली क्या है? तो ये बेसिकली एपिथेलियम और उसका एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जो एपिथेलियम होती है बॉडी में, इसको नाम दिया गया है मीजोथेलियम। क्या नाम दिया गया है? मीजोथेलियम। अब मीजोथेलियम क्या है, इस बात को समझो आप। देखो, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, उन सबका सरफेस होगा आउटर। चाहे आप हार्ट की बात करो, लंग्स की बात करो, एलिमेंट्री कैनाल की बात करो, उन सबका एक आउटर सरफेस होगा। सबके आउटर सरफेस पे एपिथेलियम होगा और हर जगह पर उस एपिथेलियम को नाम दिया गया है मीजोथेलियम। हर जगह पर, चाहे हार्ट हो, लंग्स हो या एलिमेंट्री कैनाल हो, सबसे बाहर वाली एपिथेलियम क्या कहलाती है? मीजोथेलियम। क्लियर? और एलिमेंट्री कैनाल में मीजोथेलियम और उसके साथ एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है सेरोसा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पर। आपने हार्ट के अंदर पढ़ा रहेगा एपिकार्डियम, ठीक है, यानी हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर। आप एपिकार्डियम को जब डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि एपिकार्डियम इज बेसिकली द मीजोथेलियम। एपिकार्डियम ही मीजोथेलियम है। तो सब विसरल ऑर्गन्स के बाहर जो एक एपिथेलियम प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है मीजोथेलियम। तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे इस मीजोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू को मिलकर कहा जाता है सेरोसा। चलिए फिर अंदर वाली लेयर क्या है? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में अंदर की तरफ सर्कुलर मसल्स, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब ये दोनों ही स्मूथ मसल्स हैं। अब सर ये कैसे याद रखें कि ये स्मूथ मसल है या स्केलेटल मसल है? तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। स्मूथ मसल्स जो रहती है वो होती है इनवॉल्यूंटरी, ये आप सबको पता है। अब आप केवल एक्शन को इमेजिन करो कि ये जो मसल्स है, अब पहली बात कि ये मसल्स यहाँ पर कर क्या रही हैं? तो ये मसल्स की वजह से यहाँ पर इस ट्यूब का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से फूड आगे मूव करता है, ठीक है। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन इतना कर्व्ड है तो फूड आगे की तरफ मूव कैसे करेगा? पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फूड का फॉरवर्ड मूवमेंट क्यों होगा? कैसे होता है? बिकॉज इन मसल्स की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ मूव करेगा। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की ये जो रिदमिक वेव है, इसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। ये वर्ड ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। तो व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? एलिमेंट्री कैनाल का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और ये पेरिस्टाल्सिस होता है मसल्स की लेयर की वजह से। अब याद कैसे रखना कि ये इनवॉलंटरी है? तो आप इसको आराम से समझो। क्या पेरिस्टाल्सिस आप खुद कंट्रोल करते हो क्या? स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंटरी एक्शंस वाली मसल्स हैं। पेरिस्टाल्सिस, मेरे अंदर बॉडी के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल का, वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता, वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। तो उससे क्लियर हो जाता है कि ये स्मूथ मसल्स हैं। कैसी मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स। तो यही तरीका होता है इनको याद रखने का कि कहाँ पर स्मूथ मसल्स और कहाँ पर स्केलेटल मसल्स हैं। तो मस्कुलरिस में अंदर सर्कुलर और बाहर लॉन्गिट्यूडनल। अपने एलिमेंट्री कैनाल में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर आपको एक ऑब्लिक मसल लेयर भी देखने को मिलेगी। अब एनसीईआरटी ने उन एरियाज के बारे में मेंशन नहीं किया है, केवल ये बताया है कि ऑब्लिक मसल लेयर भी कुछ एरियाज में प्रेजेंट होती है। अब यही छोटी छोटी चीज़ें याद रखने वाली होती है, समझने वाली होती है, क्योंकि जैसे होता है ना कि वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे पूछा गया कि
एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी मसल्स प्रेजेंट है? ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन सी ऑब्लिक और ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ द अबाव। तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपने इस लाइन पे कभी ध्यान नहीं दिया कि कुछ एरियाज में ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती है। तो जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ो तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझो कि वहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो मस्कुलरिस लेयर क्या काम कर रही है? मस्कुलरिस लेयर पेरिस्टालसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा जैसा मैंने बोला कि जो सबसे अंदर वाली एपिथेलियम में म्यूकोजा उसका कनेक्टिव टिश्यू है सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब पहली बात ये आती है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू के दो बेसिक टाइप होते हैं, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जैसा कि इनका नाम बता रहा है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं इस तरह से लूजली प्लेस्ड होते हैं, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये कोलेजन फाइबर्स बहुत डेंसली पैक्ड रहते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है। तो सब म्यूकोजा जो है एलिमेंट्री कैनाल में लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें नर्व्स प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, और यही म्यूकोजा को इन तीनों की सप्लाई करता है। यहाँ एक बात आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है पिछले 20 सालों से कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? डुओडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है उसके सब म्यूकोजा में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ध्यान रखना है आपको। अब इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है वो सब हम लोग जब फूड डाइजेशन पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। आपको ध्यान रखना है कि डुओडेनम के सब म्यूकोजा में ब्रूनर्स ग्लैंड नाम की एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पूरे एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी एरिया के सब म्यूकोजा में कोई ग्लैंड नहीं मिलेगी। अब हम जितनी भी ग्लैंड्स की बात करेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड के अलावा वो सारी आपको मिलेगी म्यूकोजा में। ध्यान रखना ये चीज़, जितने भी ग्लैंड्स की हम लोग बात करेंगे थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल वो सारी की सारी ग्लैंड्स आपको म्यूकोजा में देखने को मिलेगी। केवल ब्रूनर्स ग्लैंड ही ऐसी है जो सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना म्यूकोजा। म्यूकोजा किसको बोला हमने? म्यूकोजा हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो ल्यूमन प्रेजेंट है उस ल्यूमन के सरफेस पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट है उसका नाम है म्यूकोजा। उसके कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है सब म्यूकोजा। स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के अंदर म्यूकोजा इस तरह के फोल्ड्स बनाता है। आप देखो कैसे कि म्यूकोजा ने इस तरह के यहाँ पे फोल्ड्स बना रखे हैं स्टमक में। इन फोल्ड्स को कहा जाता है रगे। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज रगे। बेसिकली क्या होता है, स्टमक के लिए एक वर्ड यूज़ होता है गैस्ट्रिक। पूरे बायोलॉजी में कहीं पे भी आपको जब ये गैस्ट्रो वर्ड सुनाई देगा ना, जैसे गैस्ट्रिक जूस पढ़ेंगे हम कुछ टाइम में, तो गैस्ट्रिक वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्टमक को, इसलिए कुछ बुक्स में आपको मिलेगा गैस्ट्रिक रगे। ये बेसिकली फोल्ड्स हैं स्टमक के अंदर, ये म्यूकोजा के ही फोल्ड्स रहते हैं। फिर हम बात करते हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विलाय और माइक्रो विलाय। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की। देखो इसको मैं बहुत अच्छे से आपको धीरे से समझाता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियम के जो सेल्स है यानी म्यूकोजा के जो सेल्स हैं उनका नंबर मैक्सिमाइज़ करना है मुझे। क्यों मैक्सिमाइज़ करना है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो जितने ज़्यादा वहाँ पर इंटेस्टाइन के सेल्स प्रेजेंट होंगे म्यूकोजा में उतना ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा। अब समझे, मैं काम करता हूँ, पहला केस लेता हूँ मैंने कहा मुझे सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ सेल्स लगाने हैं। तो समझो मैंने क्या किया, मैंने ये सिंपल ऐसा म्यूकोजा बनाया और इस म्यूकोजा के ऊपर मैं सेल्स लगा रहा हूँ। देखो म्यूकोजा यानी एपिथेलियम और एपिथेलियम के ऊपर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल्स। मैं ये सेल्स को इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ सारे। ये पहला केस, मैंने इस तरह से म्यूकोजा बनाई और इस म्यूकोजा के ऊपर इस तरह के म्यूकोजल सेल्स बनाए। दूसरा केस लेता हूँ मैंने क्या किया, म्यूकोजा को इस तरह से अंदर ही अंदर इस तरह से फोल्ड कर दिया पूरा ऐसा। ये मैंने ऐसी म्यूकोजा बनाई है पूरी, ठीक है। अब इसी म्यूकोजा के ऊपर मैं सेल्स प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ऐसा। तो ये मैंने बहुत सारे सेल्स लगा दिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो लेंथ सेम है, एरिया सेम यूज़ किया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप खुद सोचो
कि पहले और दूसरे केस में से किस केस में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा प्लेस कर सकता हूँ मैं, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर जो सेकंड वाला केस है उसमें सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू पहला वाला केस। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा रहती है वो म्यूकोजा इस तरह से फोल्डेड रहती है। ये पिक्चर देखो आप, यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने पिक्चर दिखा रखा है ये, इसमें भी म्यूकोजा कैसी शो कर रखी है इन्होंने, इस तरह से फोल्डेड। देखो यहाँ पे ये जो आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं सारे, वो इसीलिए किए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो है म्यूकोजा पे आ सके। तो ये जो म्यूकोजा आपको इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के दिख रही है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहा जाता है विलाय। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है? विलाय। आप ये पिक्चर देखो, यहाँ पर ये पिक्चर देखो आप, ये एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है कि किस तरह से यहाँ पर इंटेस्टाइन का म्यूकोजा इस तरह से अंदर की तरफ ये इस तरह से विलाय बनाता है। अब आप इमेजिन करो द नंबर ऑफ सेल्स जो इन विलाय पर प्रेजेंट हो सकते हैं। दिस इज हाउ वी इंक्रीज्ड द सरफेस एरिया। अब क्या है कि इंटेस्टाइन को मैक्सिमम डाइजेशन करना है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करना है। इसलिए आपने जब हमने उनका मॉर्फोलॉजी देखा था तब हमने कहा था ना कि किस तरह से एक कॉन्वोल्यूटेड, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है डोडेनम और जेजुनम और इलियम, आपने देखा किस तरह से फोल्डेड रहता है वो पूरा। तो उसको फोल्ड करने का रीज़न क्या था? ताकि हम उसका लेंथ बढ़ा सकें। उसके अलावा उसके म्यूकोजा में हमने बहुत सारे विलाय बना दिए ताकि हम सरफेस एरिया बढ़ा सकें। तो म्यूकोजा फॉर्म्स स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाय इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी समझना आप लोग। चलिए अब मैं और सरफेस एरिया बढ़ाने की सोच रहा हूँ। अब ये और सरफेस एरिया मैं कैसे बढ़ाऊँगा, तो आप इसको समझना। दो तरीके होंगे। मैं क्या करूँगा, देखो मैं म्यूकोजा के सेल बना रहा हूँ यहाँ पे। देखो एक तरीका है कि मैंने सेल ऐसा बनाया, ये ऐसा, ठीक है। और दूसरा तरीका देखना मेरा सेल बनाने का कि मैं सेल जो बना रहा हूँ उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ऐसे। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी बना दी मैंने। ये दूसरा सेल बनाया, इसका टॉप पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा बना दिया। अगेन ये करने से क्या होगा, ये करने से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने और सरफेस एरिया बढ़ा दिया ताकि एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा हो सके। पहले एब्जॉर्प्शन इतने एरिया में हो रहा था, देखो अब एब्जॉर्प्शन पूरे अंदर की तरफ, ये इस तरह से पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ गया ना, तो एब्जॉर्प्शन इतने एरिया में हो रहा है। अब ये जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्डेड जो नज़र आती है, इन फोल्डिंग्स को कहा जाता है माइक्रोविलाय। क्या कहा जाता है? माइक्रोविलाय। इस पिक्चर में देखो आप, पहले तो मैंने म्यूकोजा को ऐसे फोल्ड करके विलाय बना दिया। अब इस म्यूकोजा के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन सेल्स को भी मैंने, ये जो आपको दिख रहा है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से है, इसलिए आपको ये हेयर लाइक दिख रहा है दूर से ऐसा। तो इनको कहते हैं माइक्रोविलाय। तो माइक्रोविलाय इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है और विलाय इस म्यूकोजा की लेयर का मॉडिफिकेशन है। इस विलाय और माइक्रोविलाय दोनों की वजह से जो सरफेस एरिया रहता है एब्जॉर्प्शन का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो आपको ऐसा लग रहा होगा ना जैसे ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, तो दूर से ये ब्रश जैसा अपीयर करता है। ऐसा था टूथब्रश पे ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस तरह के म्यूकोजा को कहा जाता है ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ये हम सब पढ़ेंगे, जो हम लोग हिस्टोलॉजी वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बताएंगे कि ये ब्रश बॉर्डर और ये सब क्या होता है। तो आपको ये देखो क्लियर दिख रहा होगा ना, जैसे ब्रश टाइप लग रहा है, तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस कहते हैं इसको। तो विलाय पे जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, दे प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस। उनमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाय, जिसकी वजह से एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आता है। ये सब कुछ हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, ध्यान रखना, इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। और विलाय और माइक्रोविलाय इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब ये आता है आपके सामने एनसीईआरटी का पिक्चर। इस एनसीईआरटी के पिक्चर में देखो आप अच्छे से, आपको ये जो दिखा रखे ना, ये विलाय है। यहाँ पे देखो ये बना दी मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको कहते हैं विलाय। अब यहाँ पर विलाय को, ये देखो विलाय यहाँ डेप्थ तक जा रहा है नीचे की तरफ, ये यहाँ पर, ठीक है, ये विलाय है पूरा। और ये विलाय के ऊपर के सेल्स, जिनको इंटेस्टाइन के सेल्स कहा जाता है इनको,
क्लियर। और अब ये विलाय किसका बना है, म्यूकोजा का। तो म्यूकोजा के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, तो ये पूरा क्या हो गया, सब म्यूकोजा। आपको दिख रहा होगा इन सब म्यूकोजा के अंदर बहुत सारी वेसल्स इन्होंने शो कर रखी है। मैं बता दूं आपको एक बार, ये जो ब्लू कलर की शो कर रखी है ये वेन्स हैं सारी, क्योंकि आपको पता है वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जो ब्लूइश अपीयर होता है, इसलिए वेन्स को हमेशा ब्लूइश कलर में शो करते हैं। ये जो रेड कलर की इन्होंने वेसल्स शो कर रखी है जगह जगह पर, ये आर्टरीज है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए आपको रेड दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है। और आर्टरीज फिर कैपिलरीज बनाती है और कैपिलरीज से वापस क्या बन जाता है, वेन्स। तो यहाँ पे देखो आप किस तरह से आर्टरी और वेन मिलके कैपिलरीज का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रही है। उसके अलावा आपको जो येलो कलर की जो दिख रही है वेसल्स, ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ये जो है ना येलो कलर की, ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स है। लिम्फ जो फ्लूइड रहता है ये थोड़ा येलोइश टाइप ही रहता है, हे टाइप अपीयरेंस रहता है इसका, इसलिए इसको इस कलर में शो किया हुआ रहता है। और यहाँ पर आपको एक बड़ी सी लिम्फेटिक वेसल दिख रही होगी, ये जो विलाय के बीच में आ जाती है, इसको कहा जाता है लैक्टियल, इसको कहा जाता है लैक्टियल। तो आपको ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बहुत बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है जिनको कहा जाता है लैक्टियल। ये सारी चीज़ें आगे काम आएगी जब हम डाइजेशन स्टडी करेंगे। तो विलाय आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड एज लैक्टियल। एक बड़ी सी लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है लैक्टियल, और बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है विलाय में, बट विलाय के सब म्यूकोजा में नहीं। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर, ये देखो आप किस तरह से मैंने आपको बहुत सारे विलाय शो कर रखे हैं यहाँ पर, और इस विलाय के नीचे सारा का सारा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज, नर्व्स, ये सब कुछ यहाँ नीचे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होगा। ये लैक्टियल कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ स्टमक की, पर्टिकुलरली स्टमक की बात कर रहा हूँ मैं। देखो विलाय माइक्रोविलाय, आपको चीज़ ध्यान रखनी है, विलाय और माइक्रोविलाय केवल आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलेगा। विलाय और माइक्रोविलाय केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलेगा, क्योंकि वहीं पे आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टमक की, तो जब मैं स्टमक के म्यूकोजा की बात करूँगा तो देखो आपको यहाँ पे मैंने म्यूकोजा में आपको बहुत सारे अलग अलग कलर के सेल्स दिखा रखूँगे, ब्लू, ग्रीन, ये सारे बेसिकली ना ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब इन ग्लैंड्स में अगर आपको आप हम लोग पढ़ेंगे जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे डाइजेशन की, चीफ सेल्स, उसके अलावा पेप्टिक सेल्स हो गए, या आपने म्यूकस नेक सेल्स सुना होगा, ये सारे वही ग्लैंड्स हैं। और यही ग्लैंड्स हैं जो कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट, ये इन्हीं ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जीआईटी में हम जितनी भी ग्लैंड्स पढ़ेंगे वो सारी की सारी ग्लैंड्स म्यूकोजा में प्रेजेंट होगी। केवल ब्रूनर्स ग्लैंड ही एक एक्सेप्शन है जो कि सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है डुओडेनम के, बाकी सारी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होगी, म्यूकोजा के अंदर। चलिए यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ म्यूकस नेक सेल। ये देखो यहाँ पर ये एपिथेलियम है, ठीक है, ये एपिथेलियम के सेल्स हैं सारे के सारे। देखो ऊपर मैंने ब्रश बॉर्डर दिखा रखा है आपको। तो जितने एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, उन एपिथेलियल सेल्स के बीच बीच में कुछ कुछ जगह पे आपको इस तरह के कुछ स्पेशल सेल्स दिखेंगे जिनको हम कहते हैं गोबलेट सेल्स। ये गोबलेट सेल्स बेसिकली म्यूकस सिक्रेट करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि म्यूकोजा को म्यूकोजा क्यों कहते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि म्यूकस रिलीज करती है। और इन्हीं म्यूकोजा में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं गॉबलेट सेल्स। यही गॉबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस रिलीज करते रहते हैं, और इनका पर्पस क्या होता है, लुब्रिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ये देखो आप, मैं अगेन विलाय की बात कर रहा हूँ। ये देखो ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये म्यूकोजा आ रहा है नीचे, ये यहाँ तक आ रहा है म्यूकोजा, ये विलाय का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो विलस होता है ना, बेसिकली विलाय के सिंगुलर को वायलस कहते हैं। ये हम लोग विलाय के बेस पे आ गए। यहाँ पे देखो ये विलाय का बेस हो गया। अब यहाँ पे नीचे जाने के बाद में ये यहाँ पे ये जो एरिया है ना कलरफुल जो दिखा रखा है, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन एरियाज़ को कहा जाता है क्रिप्ट। बेसिकली क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, क्रिप्ट का मतलब होता है छुपा हुआ टाइप। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी नैरो एरिया आ गया, तो ऐसा लगता है जैसे इसके आगे शायद ही कुछ होगा, लेकिन इसके आगे पहुँचने पे मुझे एक और वाइड एरिया दिखाई देता है। तो ये काफ़ी ऐसा हिडन टाइप रहता है, इसलिए इसका वर्ड यूज़ किया गया क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब बेसिकली हिडन ही होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। इन क्रिप्ट्स को जो विलाय के बेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। दीज क्रिप्ट्स विच आर बेसिकली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ विलाय आर कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ
लाइबरकुन, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ऑब्वियसली विलाय कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन भी कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो म्यूकोजा विलाय के बेस पे क्रिप्ट्स बनाता है, जिनको कहा जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। अब इनके फंक्शन वगैरह क्या है वो सब कुछ हम लोग जब डाइजेशन की स्टडी करेंगे प्रॉपर, उसमें वहाँ पर देखेंगे। अगेन ये जो एनसीईआरटी का पिक्चर, ये वाला जो है ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, ये इसको देख लो। इसमें भी इन्होंने क्रिप्ट के बारे में मेंशन कर रखा है कि विलाय के बेस पे ये क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लैंड्स का काम करते हैं। अब इन ग्लैंड्स का फंक्शन वगैरह हम बाद में जब डाइजेशन स्टडी करेंगे तब देखेंगे। अब एनसीईआरटी ने इस हिस्टोलॉजी वाले टॉपिक को, यानी वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के टॉपिक के सबसे एंड में एक लाइन लिख दी कि ऑल दी 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये जो 4 लेयर्स हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलारिस और सीरोसा, इनमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको विलाय मिलेंगे, स्टमक में आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलेगी, डोडेनम में आपको ब्रूनर्स ग्लैंड मिल रही है सब म्यूकोजा में, और मस्कुलारिस लेयर में कुछ कुछ जगह पे ऑब्लिक मसल की लेयर भी प्रेजेंट है। तो ये मॉडिफिकेशंस या बदलाव आपको जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।